Hello everyone, welcome back to my channel. So as we are preparing for UGC NET JRF मैनेजमेंट कोड नंबर 17 का सारा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। तो पहले हम यूनिट 7 ऑलरेडी बाकी यूनिट्स हम कर चुके हैं। आज हम यूनिट 7 के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये लास्ट वीडियो है यूनिट 7 पे, उसके बाद हमारी यूनिट 7 कंप्लीट हो जाएगी एंड देन कल से हम यूनिट 8 को स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी टॉपिक है वो काफ़ी ईजी है बट थोड़ा लेंदी है। कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, जिसके अंदर हम देखेंगे कि रिलेशनशिप क्या होती है, कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे मैनेज की जाती हैं, कैसे बिल्ड की जाती हैं। देन जो न्यू ट्रेंड्स हैं मार्केटिंग के अंदर उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट इज कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग। कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होता है कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कोई शॉप है, तो उसके साथ आपके जितने भी कस्टमर आपसे जुड़े हैं, जितने भी लोग आते हैं आपसे सामान खरीदने, आप चाहोगे ना कि अगर वो पहली बार आ रहे हैं, आपकी फ्रेश कस्टमर्स हैं, न्यू कस्टमर्स हैं, तो आप हमेशा चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर अगर बाय करने आते हैं तो आपकी शॉप से ही बाय करें। तो इसका मतलब आपको अपने कस्टमर्स के साथ क्या करना पड़ेगा, अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी वो क्या करेंगे, बार बार आपकी ही शॉप से प्रिपेयर करेंगे और वहाँ से परचेज करेंगे। इट इज़ अ बिजनेस प्रोसेस इन विच क्लाइंट रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि कस्टमर्स के साथ जो रिलेशनशिप है हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। आप खुद अपने ऊपर देखो, आप एक कस्टमर हो, आप किसी भी शॉप पे जाते हो, किसी भी शोरूम में जाते हो जहाँ से आप परचेज करते हो, अगर आपको लगता है वहाँ के लोगों ने, वहाँ के स्टाफ ने आपके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया, आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, तो आप क्या करते हो, या फिर आपको एक कनेक्टिविटी फील होती है उस शॉप से, तो आप बार बार वहीं से बाय करते हो। जब भी आपको कुछ परचेज करना होता है आप उसी शॉप पे जाते हो। तो इसका मतलब आपकी रिलेशनशिप उस पर्टिकुलर फर्म के साथ, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छी है। और हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनकी क्या हो, अच्छी रिलेशनशिप हो अपने कस्टमर्स के साथ, ताकि कस्टमर के अंदर क्या कर सके, लॉयल्टी को बिल्ड कर सके। लॉयल्टी का क्या मतलब है, अगर हम सिंपल वर्ड देखें लॉयल्टी, तो उसका मतलब क्या होता है, कमिटेड होना। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ है तो अगर आप उसके लिए टुवर्ड्स लॉयल होगे तो इसका मतलब आप उसके टुवर्ड्स कमिटेड हो। सिमिलरली अगर आप किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कमिटेड हो, किसी कंपनी के रिगार्डिंग लॉयल्टी हो, तो उसका मतलब क्या है कि चाहे कितने भी कंपिटिटर्स आ जाएं, कितने ही न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट आ जाएं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक पर्टिकुलर बिस्किट ले लो जो आप परचेज करते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि जो आप पसंद करते हो, जो आप परचेज करते हो, वही एक कंपनी है जो बिस्किट बनाती है। और भी बहुत सी कंपनी होंगी जो बिस्किट बना रही होंगी, फिलहाल उन कंपनीज में आपको ये सबसे अच्छा लगता है इसलिए आप इसे परचेज करते हो। बट ये लॉयल्टी नहीं है। लॉयल्टी क्या है कि इसके बाद दो कंपनियां और आ गई, फिर भी आप इसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो क्योंकि आप उसके टुवर्ड्स कमिटेड हो, उसके टुवर्ड्स लॉयल हो। तो कस्टमर्स के साथ रिलेशंस मेंटेन करने का हमारा रीज़न क्या होता है, ताकि हम अपने कस्टमर्स के अंदर क्या कर सकें, लॉयल्टी एंड ब्रांड वैल्यू को बिल्ड कर सकें। ब्रांड वैल्यू हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ब्रांड वैल्यू क्या होती है कि अगर हमारे वैल्यू का सिंपल मतलब क्या है, ब्रांड वैल्यू की कस्टमर परसीव करते हैं कि वो ब्रांड उनके लिए कितना वैल्यूएबल है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाते हो तो उनकी क्या हो जाती है, लॉयल्टी भी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड रहते हैं। और वो कमिटेड तभी रहेंगे जब उनके माइंड में आपके ब्रांड की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू होगी। सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है, एक एक्टिविटी है, कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज़ करते हैं ताकि कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर सकें और उनके अंदर लॉयल्टी और ब्रांड वैल्यू को बिल्ड कर सकें। सो कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग ये क्या है, एक्टिविटी एंड स्ट्रेटजीज हैं, सो दैट हम क्या कर सकें, अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस को मेंटेन कर सकें। और अच्छे रिलेशंस मेंटेन करेंगे तो उनके अंदर क्या आएगी, लॉयल्टी आएगी एंड कमिटमेंट होगी और ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगी। सो ये हमारा क्या है, कंप्लीट मीनिंग ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग। कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग अलाउज बिजनेस टू डेवलप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद एस्टैब्लिश्ड एंड न्यू कस्टमर्स वाइल हेल्पिंग स्ट्रीमलाइन कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। यानी कि आपके जो भी कस्टमर्स हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप क्रिएट करना, उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट करना ही हमारा क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग का। बिकॉज हमारे अच्छे रिलेशंस होंगे तभी वो क्या होंगे, लॉयल होंगे और उनकी ब्रांड वैल्यू होगी। लॉयल्टी का मतलब क्या, कमिटेड। तो आप उसी ब्रांड से कमिटेड रहोगे, उसी चीज़ को परचेज करोगे जिससे आप सेटिस्फाई होगे, जिसके साथ आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, वो लॉयल्टी चाहती है,
वो ब्रांड वैल्यू चाहती है। ये तो क्या है, वो वांट है उनकी कि एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, बट उन्होंने इन पे फोकस करने की बजाय किस चीज़ पे फोकस किया, इनकी रूट पे, कि ये आएंगे कहाँ से, एक कस्टमर लॉयल कब होगा, उसकी ब्रांड वैल्यू कब इंक्रीज होगी, जब वो क्या होगा, उसके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस होंगे। तो उन्होंने इस एस्पेक्ट को पाने के लिए उसकी रूट पे, उसके बेसिक कोज पे फोकस किया कि किसके थ्रू हम इन्हें पा सकते हैं। सो वो है हमारे कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस। तो कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है कि जब एक बिजनेस अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे रिलेशंस बना के रखता है ताकि उसी ऑर्गेनाइजेशन से वो बार बार परचेज करें, उस ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो जाए, उनकी कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, तो उस लिए हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग करते हैं। अब इवोल्यूशन ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पीरियड और फोकस एरिया पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा मार्केटिंग का एस्पेक्ट था 1950, 60, 70, 80 एंड 90s, इस तरीके से हम चलते आ रहे हैं। तो कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग कब आया है, हमारा 1990s में आया। सबसे पहले 1950s में क्या था, कस्टमर गुड मार्केटिंग, यानी कि सिर्फ फिजिकल गुड्स की मार्केटिंग करना, कस्टमर जो फिजिकल गुड्स परचेज करते हैं उनकी मार्केटिंग करना, उनको आइडेंटिफाई करना और उन्हें प्रोवाइड कर देना, वो 1950 में था। देन 1960s में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल गुड की मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस होने लग गया कि कस्टमर गुड, देखो जब हमने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था, जो हमारी वीडियो है प्रोडक्ट के ऊपर, उसके अंदर हमने टाइप ऑफ प्रोडक्ट किए थे, क्लासिफिकेशन की थी। तो एक क्लासिफिकेशन क्या थी कि कस्टमर के प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल के प्रोडक्ट। कस्टमर के प्रोडक्ट कैसे होते हैं, जो हमारे कन्वीनियंस प्रोडक्ट थे, स्पेशलिटी प्रोडक्ट थे, अनसोल्ड प्रोडक्ट थे, तो वो सब क्या थे, हमारे कस्टमर के प्रोडक्ट। तो जब उन प्रोडक्ट पे उनके कस्टमर के जो गुड होते हैं, जैसे कि जो कन्वीनियंस गुड हैं, जो उन्हें डेली बेसिक रिक्वायरमेंट पे चाहिए होते हैं, जैसे सॉल्ट है, शुगर है, मिल्क है, वेजिटेबल्स हैं, ब्रेड है, बटर है, तो वो हमारे क्या होते हैं, कस्टमर्स के गुड्स होते हैं। तो कस्टमर के गुड की मार्केटिंग पे जब फोकस किया गया था, वो कौन सा टाइम था, 1950s में। बट 1960s में क्या किया गया, हमारे जो इंडस्ट्रियल गुड है, इंडस्ट्रियल गुड्स में क्या आते हैं, कंपोनेंट है, मशीनरी है, पार्ट्स है, रॉ मटेरियल है, इनकी मार्केटिंग पे जब फोकस किया गया तो वो पीरियड क्या था, 1960s में। अब 1970s में किस चीज़ पे फोकस किया गया, मार्केटिंग ऑफ एनपीओ। एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वो सोसाइटी के लिए वर्क कर रही है, उस चीज़ की मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया, सोसाइटी के एस्पेक्ट को ज़्यादा फोकस किया गया 70s में। देन 80s में क्या आया, सर्विस मार्केटिंग। अभी तक हम किस पे चल रहे थे, टेंजिबल गुड्स पे चल रहे थे, अब हम आ गए हैं इनटेंजिबल गुड्स, यानी कि यहाँ पे हमने इनटेंजिबल गुड्स की इंपॉर्टेंस को आइडेंटिफाई किया। क्योंकि हमने देखा है ना, अगर आपने देखो, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आपने सीक्वेंस वाइज वीडियो देखी है तो आपके लिए कॉन्सेप्ट ईजी हो जाता है। अगर आपने वीडियो देखी होगी प्रोडक्ट वाली तो आपको सारी क्लासिफिकेशंस का पता होगा कि टेंजिबिलिटी के बेस पे होती है, ड्यूरेबिलिटी के बेस पे होती है, कस्टमर के बेस पे होती है, इंडस्ट्री के बेस पे होती है, सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली समझ आए। तो आपके फोकस एरिया में पहले 1950 में क्या था हमारा, कि कस्टमर्स के गुड्स जो होते हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको मिल जाएगी वीडियो, आप प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है यूनिट वाइज, वहाँ से आप देख सकते हो। सो कस्टमर गुड मार्केटिंग यानी कि कस्टमर जिन गुड्स को परचेज करता है डायरेक्ट कंजप्शन के लिए, उन गुड्स की मार्केटिंग करना। इंडस्ट्रीज में जो गुड्स यूज करते हैं, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, रॉ मटेरियल है, उन गुड्स की मार्केटिंग 1960s में। 1970 में किसकी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सोसाइटी की मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया। 1980s में हमने क्या किया, इनटेंजिबल जो गुड्स हैं, ऐसे गुड्स जो सर्विसेज हैं, यानी कि सर्विस हमारी क्या होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, बट वो भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंकिंग है, हॉस्पिटैलिटी है, ये सब क्या है, सर्विसेज हैं, और ये एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें काफ़ी अर्न हो रहा है आजकल। तो हमारी सर्विस मार्केटिंग यानी कि जो सर्विस है, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, सर्विस मार्केटिंग को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी। तो सर्विस मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपकी इंटेंजिबल गुड्स हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उन गुड्स की मार्केटिंग करना ही हमारा क्या होता है, सर्विस मार्केटिंग। जैसे एयरटेल है, वीवो है, ये सब क्या करते हैं, एयरटेल है या फिर वोडाफोन आइडिया है, ये सब क्या कर रहे हैं, अपने इंटेंजिबल सोर्स की, इंटेंजिबल सर्विसेज की क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे इंटरनेट है, उसे हम देख नहीं सकते बट यूज़ करते हैं ना, तो वो हमारी क्या एक सर्विस है, और उसकी मार्केटिंग, उसकी एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होगी, यूट्यूब पर उसकी ऐड आती है, वैसे सोशल मीडिया पर उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, टीवी पर आती है। सो वो सब क्या है, अपनी सर्विस की मार्केटिंग करें ताकि अपने कस्टमर्स को इंक्रीज करें। देन 1990s में हमारा क्या आया, CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप की मार्केटिंग करना। कस्टमर रिलेशंस पे 1990s में फोकस किया गया। तो तब हमारा क्या हुआ, 1990s में हमारा मेन फोकस कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग पे आया। और कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है,
कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब है कि वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाना जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकें, और वो मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, हमारी ब्रांड वैल्यू एंड लॉयल्टी इंक्रीज होगी। सो CRM सिंपल सा क्या है कि ऐसी एक्टिविटीज़ करना, ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाना जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें, सो दैट हमारी वैल्यू एंड उनकी लॉयल्टी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग। सो फोकस एरिया 50s में कस्टमर गुड्स मार्केटिंग, 60s में इंडस्ट्रियल गुड, 70s में सोसाइटियल मार्केटिंग, 80s में सर्विस मार्केटिंग, एंड देन फाइनली कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग। सो ये हमारे सारे एस्पेक्ट आपको क्या होने चाहिए, पता होना चाहिए, एरिया वाइज आपको पता होना चाहिए। नाउ कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग के क्या गोल्स हैं, यानी कि उनके क्या मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो हम CRM के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। तो फर्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, देन कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर बेस को एनहांस करना, एंड कस्टमर एक्विजिशन। ये 4 हमारे क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है। इनके अलावा भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि उनके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करना। सो उससे हमारी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रॉफिट को इंक्रीज करना, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। बट ये हमारे क्या है, बेसिक हैं। बट मेजर जो है, मेजर 4 ऑब्जेक्टिव हमारे क्या होते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिटेंशन, कस्टमर बेस एंड एक्विजिशन। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल कि आप एक कस्टमर हो A और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से परचेज कर रहे हो, आप फॉर एग्जाम्पल ABC ऑर्गेनाइजेशन से परचेज कर रहे हो, XYZ से करके हो, और MNO, इनसे आप क्या करते हो, परचेज करते हो। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आप गुड्स लेने गए, आपने परचेज किया, आपको प्रोवाइड कर दिए, बस वो इतना ही काम करते हैं। काफ़ी इतना अच्छे से थोड़ा रूड बिहेव करते हैं, इतना अच्छे से पर्सनलाइज बिहेव नहीं करते, ये काफ़ी अच्छा बिहेव करते हैं, आपके साथ बहुत अच्छे से डील करते हैं, जो भी आपके साथ है, मीन्स वहाँ पे जितने भी स्टाफ है उनके साथ आपके अच्छी पर्सनल रिलेशंस बन गई हैं, अच्छा लगता है आपको। और MNO क्या है, इनके साथ आप बहुत अच्छे से डील करते हो, स्टाफ के साथ पर्सनल रिलेशंस बन गई, एज वेल एज अगर आपका बर्थडे वगैरह होता है तो आपको मैसेजेस आते हैं, ग्रीटिंग्स आती हैं, तो ये आपको इस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो अगर आपकी, अब आप अपने ऊपर खुद लेके देखो, अगर आपको इन तीनों में से किसी एक को चुनना होगा कि मुझे प्रोडक्ट परचेज करना है, ये हमें क्या कर रहे हैं, तीनों अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इनका स्टाफ उतने अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, इन्होंने रिलेशनशिप को उतने अच्छे से मेंटेन नहीं किया हुआ, इन्होंने रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन किया हुआ और इन्होंने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। तो सबसे पहले आप इन्हीं को चुनोगे, क्यों, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई इन्हीं से हो। सेटिस्फेक्शन क्या होता है, सिर्फ आपके गुड्स से आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, कि आपने जो फाइनल प्रोडक्ट परचेज किया सिर्फ वो सेटिस्फेक्शन नहीं देता, आपने किस तरीके से पर्सनल इंटरेक्शन किया है उनके साथ, क्या आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी एक शॉप पे गए जहाँ से आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है ना, जो आप खरीद रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एक ड्रेस खरीदने गए, तो वहाँ पे आपके साथ इतना बुरा बिहेव हुआ, आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ा, स्टाफ बहुत रूड था, आपको हेल्प नहीं कर रहा था, चूज़ करने में हेल्प नहीं कर रहा था, सेलेक्ट करने में हेल्प नहीं कर रहा था, बट उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट थे, सही प्राइस पे थे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको जाना होगा ना, तो आप उस शॉप पे जाने से पहले सोचोगे, आपको क्या लगेगा, बेशक प्रोडक्ट अच्छा है बट वो अच्छे से बिहेव नहीं करते, रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन नहीं करते, तो आप प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको सेटिस्फेक्शन होगी ही होगी। हम सेटिस्फेक्शन कब कर सकते हैं, जब हम अपने जो कस्टमर है उसके हर तरीके के इमोशन को सेटिस्फाई करें, उसकी नीड को सेटिस्फाई करें। कैसी नीड को, जो प्रोडक्ट की नीड है उसको सेटिस्फाई करें, इमोशंस की नीड है उसको सेटिस्फाई करें, एज वेल एज अगर उसको सोशल नीड्स हैं तो उनको सेटिस्फाई करें। तो पहला है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन में हेल्प करेगा। अगर हमने अच्छे से रिलेशनशिप को मेंटेन किया तो ऑब्वियसली हमारे कस्टमर क्या होंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाई होंगे। सेटिस्फाई होंगे तो रिटेन रहेंगे। रिटेन का सिंपल मतलब क्या है, लॉयल्टी उनकी बनी रहेगी, यानी कि अगर उनको नेक्स्ट टाइम परचेज करना होगा तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से ही परचेज करेंगे, अगर हमने उनके साथ अच्छी रिलेशंस मेंटेन कर रखी हैं। तो हम कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग पे क्यों फोकस करते हैं, उसका क्या गोल होता है, ताकि कस्टमर सेटिस्फाई रहें, रिटेन रहें और हम अपने कस्टमर के बेस को एनहांस कर सकें। एनहांस कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और इसके ये 5 एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं। अब अगर इनके साथ आपकी अच्छी रिलेशंस हैं तो ये तो बार बार आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन से परचेज करेंगे, ये सेटिस्फाई रहेंगे और वहीं से क्या करेंगे, रिटेन होते रहेंगे। बट ऐसा तो है नहीं कि ये हैं तो ये किसी को बताएंगे नहीं। अब इनके रिलेटिव्स भी होते हैं, इनके फ्रेंड्स भी होते हैं, और वैसे भी क्या दे देते हो आप, सजेशंस दे देते हो अगर कोई मांगता है। तो ये वर्ड ऑफ माउथ क्या करेंगे, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ शेयर करेंगे, यानी कि जो भी इनसे पूछेगा आपकी कंपनी के बारे में ये उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, जिसकी वजह से आपका कस्टमर बेस और एनहांस हो जाएगा, क्योंकि सबको ये लगेगा कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छी
रिलेशनशिप मेंटेन करती है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने कस्टमर बेस को इंक्रीज कर सकते हो, विच मीन्स कि आप ईजिली कस्टमर्स को एक्वायर कर रहे हो, यानी कि ऑलरेडी जो कस्टमर्स हैं उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करके आप जो बाहर के कस्टमर्स हैं, जो कंपिटिटर्स के कस्टमर हैं, उनको भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, लेके आ सकते हो। अब बाकी ऑर्गेनाइजेशन आपके इस मार्केट एरिया को कवर कर लेंगी। सो ये हमारा क्या होता है, बेसिक गोल्स हैं कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग के, कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना, रिटेन करना, बेस को एनहांस करना और कस्टमर्स को एक्वायर करना। नाउ कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग बेनिफिट, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर रही है तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या एडवांटेजेस होंगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर मैं सिंपल बोलूं तो मेन 2 एडवांटेज जो एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, जिसके लिए वो कर रही है, वो क्या होती है, अपनी ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करना और कस्टमर के अंदर लॉयल्टी मेंटेन करना। ये काफ़ी ईजी टॉपिक है। मीन्स अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है, कि उनके साथ अच्छे रिलेशंस को मैनेज करना सो दैट उनकी बाइंग, उन्हीं मीन्स लॉयल्टी बनी रहे, बार बार वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से ही बाय करें और ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो जाए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो एडवांटेजेस तो आप खुद भी समझ सकते हो। अगर आपको ऑप्शंस में एडवांटेजेस दे रखी हैं कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सी एडवांटेज नहीं है या कौन सी एडवांटेज है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई करोगे। आप बस उस कॉन्सेप्ट को अपने ऊपर लेके देखना कि क्या आपके अच्छे रिलेशंस होंगे तो उसके क्या क्या बेनिफिट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे। तो पहला कि अंडरस्टैंड कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आप कस्टमर की कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि अगर आपके किसी के साथ अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं इसका मतलब आप उस पर्सन को अच्छे से जानते हो, तो कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी कि कैसे कस्टमर्स हैं, उनको कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है, कौन सी चीज़ मोटिवेट नहीं करती, किस चीज़ का वो वेट कर रहे हैं, क्या उनकी नीड है, उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको बेटर हो जाएगी। डिलीवरी एंड मीटिंग एक्सपेक्टेशंस, कि अगर आप चाहते हो, मीन्स अगर आप अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हो तो दैट सिंपली मीन्स कि आप उन्हें सेटिस्फाई कर रहे हो, जो भी उनकी नीड है, वॉन्ट्स है, उन्हें फुलफिल कर रहे हो। तो इसका मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन कर रही है, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग कर रही है, तो वो अपने कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रही है। प्रिवेंट नेगेटिव ट्रांजिशन, अगर कोई भी कस्टमर है उसका क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, इतना पॉजिटिव नहीं है, वो क्या हो सकता है उसके पीछे रीज़न, कि बाहर उसने जिस लोगों से पूछा, जिनसे भी इंफॉर्मेशन ली, या उसने पहले के जो एक्सपीरियंस रहे हो, ऐसा हो सकता है वो अच्छे ना रहे हों, तो उसका नेगेटिव ट्रांजिशन है, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करेगी, उसके साथ बहुत अच्छे से डील करेगी, स्टाफ उसके साथ अच्छे से बिहेव करेगा, उसके बर्थडे पे उसे विशेस दी जाएंगी, ग्रेट दी जाएंगी, तो उसके हेल्प से क्या होगा, जो प्रिवेंट कर सकते हैं हम उसका नेगेटिव ट्रांजिशन, उस नेगेटिव को क्या कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे पॉजिटिव वे में। सो ये हमें हेल्प करता है कि जो भी नेगेटिव ट्रांजिशंस हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, अगर नेगेटिव र्यूमर्स फैले हुए हैं तो हम उन चीज़ों को कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। देन वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होगी आपकी, बिकॉज अगर आपके साथ, आपके कस्टमर्स के साथ आपके अच्छे रिलेशंस हैं तो वो जिसको भी आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देंगे, आपके प्रोडक्ट को रिकमेंड ही करेंगे, जिसकी वजह से वर्ड ऑफ माउथ होगा, पॉजिटिव होगा। और वर्ड ऑफ माउथ एक तरीके से आपकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग होती है ना, वो मार्केटिंग है। बाकी अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, सेल्स प्रमोशन करते हो, तो कोई ना कोई प्लानिंग आप करोगे, उसमें कोई ना कोई कॉस्ट आएगी, टाइम देना पड़ेगा। बट अगर आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अच्छे से डील कर रहे हो और वो बाहर जाके किसी को बता रहे हैं, तो उसमें आप कोई पैसा नहीं लगा रहे, आपके कस्टमर्स खुद इनिशिएट दे रहे हैं कि वो बाकी लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं, तो वर्ड ऑफ माउथ आपका इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कस्टमर बेस, आपका कस्टमर बेस इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो तो फुलफिल होंगे ही। हमने ऑब्जेक्टिव क्या देखे थे कि हम सेटिस्फाई करना हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बेस को इंक्रीज करना हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। उसके अलावा हमारे क्या ऑब्जेक्टिव थे, रिटेंशन एंड एक्विजिशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को एक्वायर करना और उसे रिटेन करना ही हमारे क्या होते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के थ्रू, क्या मार्केटिंग के थ्रू फुलफिल होंगे ही। कौन से ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, सेटिस्फैक्शन, यानी कि हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे, एक एडवांटेज ये हो जाएगी, उनको रिटेन कर पाएंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ही वो बने रहेंगे, लॉयल्टी उनकी बनी रहेगी, एक्सपेंड कर सकेंगे अपने कस्टमर के बेस को, न्यू कस्टमर्स को एक्वायर कर सकेंगे। मिनिमाइज प्राइस सेंसिटिविटी, प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, जो हमने प्राइसिंग की वीडियो में डिस्कस किया था, प्राइस सेंसिटिविटी को हमने अच्छे से डिस्कस किया था। कब प्राइस सेंसिटिविटी नहीं होती, हमने ये भी डिस्कस किया था। तो प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि एक कस्टमर कुछ भी गुड्स परचेज कर रहा है, अगर वो गुड फिलहाल 10 रुपये का है और अगर उसके प्राइस में कोई भी चेंज आता है, अगर चेंज आने से डिमांड में भी बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, डिमांड में भी चेंज आता है, इसका मतलब कस्टमर क्या है, प्राइस सेंसिटिविटी है, यानी कि उसके अंदर क्या है, प्राइस सेंसिटिविटी है, वो कंसर्न है प्राइस के रिगार्डिंग। प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर कस्टमर की डिमांड में भी चेंज आता है, उसके ओपिनियन में चेंज आता है,
इसका मतलब क्या है, वो प्राइस सेंसिटिव है, यानी कि हमें बहुत सोच समझ के प्राइस को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हमारे कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, हमने कस्टमर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर रखी है, हमारे कस्टमर्स हमारे साथ बहुत अच्छे से सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उनके अंदर है, यानी कि वो कनेक्टेड फील कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उन्हें लगता है कि ये हमारी मीन्स हम भी एक काइंड ऑफ पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कनेक्टिविटी अगर वो फील करते हैं तो उनकी प्राइस सेंसिटिविटी कम होती है। इसका मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन थोड़े प्राइस बढ़ा भी रही है फिर भी वो ऑर्गेनाइजेशन से परचेज करेंगे, क्योंकि अगर उनके अच्छे रिलेशंस है तो उन्हें क्या लगेगा कि ये जस्टिफाइड है, जो हमारा प्राइस है वो बढ़ाना बनता भी है। देन प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन, कि आपका प्रोडक्ट का भी एक्सपेंशन होगा और आपकी मार्केट का भी एक्सपेंशन होगा। अब है स्ट्रैटेजीज फॉर रिलेशनशिप मार्केटिंग, कि कैसे आप अच्छे रिलेशंस बना सकते हो। रिलेशनशिप बनाने के लिए, अच्छी रिलेशनशिप रखने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले नो योर कस्टमर, कि आप अपने कस्टमर को जानने की कोशिश करो। जब तक आप अपने कस्टमर्स को जानोगे नहीं, उसके बारे में अवेयर नहीं होगे, कैसे आप उसके साथ रिलेशन बिल्ड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को अपना फ्रेंड बनाना चाहते हो, तो अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपका फ्रेंड हो, तो सबसे पहले आप उसे जानोगी कि कौन सी चीज़ें उसे हैप्पी करती है, कौन सी सैड करती है, कौन सी मोटिवेट करती है, कौन सी डीमोटिवेट करती हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। उसी बेस पे आप क्या कर सकते हो, आगे की प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हो, आगे की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो रिलेशनशिप बिल्ड करने की। तो सबसे पहले कस्टमर्स को जाने, देन कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करें, जिस तरीके की उनकी नीड है, वांट है, वैसी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करें जिसके थ्रू उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड हो सकती है। कस्टमर अवेयरनेस एंड एजुकेशन, कुछ कस्टमर्स हमारे कुछ केसेस में क्या होता है कि अगर आप एक शॉप पे जा रहे हो और वो शॉपकीपर आपको बहुत अच्छे से अवेयर करता है प्रोडक्ट के बारे में, अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो आपको वो अट्रैक्टिव लगता है। फॉर एग्जांपल, आप 2 शॉप पे गए, एक पे आपने परचेज़ किया बट उन्होंने उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई आपको कि ये नया प्रोडक्ट है भाई, किस तरीके का है, कैसे यूज़ करना है, और एक बहुत अच्छे से आपको अवेयर कर रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आपका उस तरीके से वर्क ना करे तो आपको कैसे रिटर्न करना है, सब कुछ। तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। तो अवेयरनेस एंड एजुकेशन के थ्रू भी बिल्ड की जा सकती है। ईमेल मार्केटिंग करो। ईमेल मार्केटिंग क्या है, जो आपके लिए भी कन्वीनियंस है और कस्टमर के लिए भी कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट का मतलब ईजिली आप उन्हें प्रोवाइड करते हो और वो उन्हें इतना डिस्टर्ब भी नहीं करती। मीन्स आपको क्या करना चाहिए, स्पैमिंग नहीं करनी चाहिए कि बार बार मैसेज किए जा रहे हो, बट आप ईमेल मार्केटिंग उनके साथ यूज़ कर सकते हो कि जैसे ही आपका नया प्रोडक्ट आता है, कुछ नया स्टोरेज आ रही है आपकी, तो आप क्या करो, कस्टमर को एक ईमेल कर दो, एक मेल कर दो, ताकि उन्हें पता चल जाए इस तरीके के प्रोडक्ट आ चुके हैं, अगर उनको नीड है तो वो परचेज कर लें। तो कस्टमर को अगर ईमेल मिलते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो क्या करते हैं, कनेक्टिव फील करते हैं, कि एक बिलोंगिंगनेस वो फील करते रहेंगे, जिसके थ्रू अच्छी रिलेशनशिप हो जाएगी। SMS मार्केटिंग, कि अगर आपके पास ईमेल की एक्सेस नहीं है, SMS के थ्रू आप कर सकते हो, SMS मार्केटिंग करो। जैसे अगर आपको देखोगे, जो हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, इससे हमारी SMS मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या, आपको मैसेजेस मिलते हैं, इंस्टेंट मैसेजेस मिलते हैं, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, उन मैसेजेस से आपको पता चलता है कि ऐसे ऐसे पैकेज आ चुके हैं, इतने GB आपको मिलता है, फ्री GB कितना मिल रहा है, कब आपको रिचार्ज करा सकते हो, कितने प्राइस में होगा। सो उसके थ्रू भी आप मार्केटिंग कर सकते हो और SMS के थ्रू आप कनेक्टेड रह सकते हो, जिसके थ्रू आप रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हो। कस्टमर फीडबैक, एक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने की क्या है, कि आप क्या करो, उनका फीडबैक लो। क्योंकि जब कस्टमर से उनका फीडबैक पूछा जाता है तो वो क्या सोचते हैं कि हम मैटर करते हैं, हमारा ओपिनियन मैटर करता है, हमारे पर्सपेक्टिव मैटर करते हैं। तो जब भी हम कस्टमर का फीडबैक करते हैं तो उसके हमारे लिए 2 बेनिफिट हो जाएंगे। एक तो हम क्या कर सकेंगे, उन्हें भी मोटिवेट कर देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि वो भी मैटर करते हैं, एज वेल एज उनके साथ हमारी अच्छी रिलेशंस भी मेंटेन हो जाएंगी। सो कस्टमर फीडबैक हमें लेना चाहिए, क्योंकि मोटिवेट भी हो जाएंगे, रिलेशनशिप भी मेंटेन होगी, एज वेल एज उस फीडबैक के थ्रू हम क्या कर सकेंगे, खुद को इंप्रूव भी कर सकेंगे। क्योंकि अगर हम फीडबैक लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, किस एरिया पे हम वीक हैं, और हम उसे इंप्रूव कर पाएंगे। देन लॉयल्टी प्रोग्राम, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉयल्टी प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, कुछ प्लान्स बनाने चाहिए, कुछ प्रोसीजर्स बनाने चाहिए, जिन प्लान को वो फॉलो करेगी, जिन प्रोग्राम्स को वो फॉलो करेगी, ताकि कस्टमर्स के अंदर लॉयल्टी को बिल्ड किया जा सके। सिर्फ सर्व करके ही लॉयल्टी पाने से अच्छा है कि आप कुछ प्रोग्राम्स लेके आओ, कुछ इवेंट्स लेके आओ, जैसे स्पेशल डिस्काउंट के इवेंट, जो सब आपको हेल्प करते हैं लॉयल्टी को बिल्डअप करने में। देन सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि यूथ की अगर बात करो तो सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। तो इस सोशल मीडिया के थ्रू आप क्या कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, जिसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करा सकते हो। एंड सर्विसेज एंड क्वेश्चनियर, यानी कि उनसे क्वेश्चनियर भराओ। क्वेश्चनियर क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंशन होते हैं, कई बार क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं और कई बार ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्लोज एंडेड का मतलब क्या है, जैसे हमने 3 ऑप्शन उन्हें दे दिए, यस, नो और मे बी, तो ये तो क्लोज एंडेड है, और हमने एक एरिया दे दिया जहाँ पे वो अपना फीडबैक लिख सकते हैं, वो हमारा क्या है, ओपन एंडेड है। तो उन क्वेश्चनियर्स की स्टडी करके भी हम उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं।
कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग की क्या प्रोसेस होती है या फिर साइकिल क्या होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रीच मार्केट। रीच मार्केट का मतलब क्या है, मार्केट में पहुंचो। हम सबसे पहले तो मार्केट में होने चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में एग्जिस्ट करनी चाहिए। देन हम क्या करते हैं, कस्टमर्स को एक्वायर करते हैं, यानी कि अपने कस्टमर्स को लेके आते हैं, बिल्ड करते हैं कस्टमर्स को, नए नए कस्टमर्स बनाते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करते हो, स्टैब्लिश कर रहे हो, इसका मतलब मार्केट में पहुंच रहे हो, तो रीच यानी कि स्टैब्लिशमेंट कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद आप क्या करते हो, एक्वायर करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को लेके आते हो। देन एक्विजिशन का मतलब क्या है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीपल को अट्रैक्ट कर लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड। बट हर कोई तो सामान परचेज नहीं करता, तो उनको क्या करते हो, आप कन्वर्ट करते हो, किसके अंदर, कस्टमर्स के अंदर कन्वर्ट करते हो, कि उनको सेल्स करने पे, उनको परचेज करने पे क्या कर देते हो, कंपेल करते हो, उन्हें परसुएड करते हो। और जब वो एक बार आपके फर्स्ट टाइम कस्टमर बन गए तो उन्हें आप क्या करते हो, रिटेन करते हो, कि बार बार वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से परचेज करे, सो दैट लॉयल्टी बनी रहे। तो ये एक तरीके की साइकिल है जो एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, कि सबसे पहले मार्केट में पहुंचे, लोगों तक गए, लोगों को एक्वायर किया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें कन्वर्ट किया अपने कस्टमर्स में, रिटेन करने की कोशिश की, ताकि जो है लॉयल्टी बिल्ड हो सके। अब आप अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो, कि अगर आप अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पॉइंट ऑफ करो, कि अगर उनको कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग आपको करनी है तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आप मार्केट में पहुंचोगे, मार्केट से क्या करोगे, पीपल्स को एक्वायर करोगे जो आपके परचेज कर सकते हैं, उनके साथ ही तो आप अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करोगे। तो एक्वायर करने के बाद उन्हें कन्वर्ट करोगे, यानी कि एक्चुअल में सेल्स करोगे, उनको अपना कस्टमर बनाओगे। एक बार उन्होंने परचेज कर लिया वो इनफ नहीं है, उनके साथ ऐसी रिलेशनशिप मेंटेन करोगे कि वो बार बार रिटेन रहें, बार बार आपसे ही परचेज करें, उनके अंदर लॉयल्टी बिल्डअप हो जाए। तो इसके अंदर बस सीक्वेंस पूछी जाती है कि अगर हमें ये 5 स्टेप दिए होते हैं जैसे कि, तो अगर हमें सीक्वेंस में लगाना है तो सबसे पहले रीच मार्केट, देन एक्विजिशन, देन कन्वर्जन, रिटेंशन एंड लॉयल्टी। रीच मार्केट, एक्विजिशन, कन्वर्जन, रिटेंशन एंड लॉयल्टी। इसी तरीके से ये क्या है, ऑल्टरनेटिव है, क्वाइट सिमिलर ही है, कि सबसे पहले जनरेट ब्रांड अवेयरनेस, यानी कि अपनी मार्केटिंग करो। क्योंकि रीच मार्केट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप मार्केट में पहुंचे हो तो अपनी मार्केटिंग करो, लोगों को अवेयर करो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ इस्टेब्लिश हुई है, तो हमें इस्टेब्लिश किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, अवेयर तो करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले मार्केटिंग करो, यानी कि लोगों को अवेयर करो अपने बारे में कि आपके प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं। फिर उन्हें एक्वायर करो, एक्वायर के बाद क्या करो, कस्टमर को कन्वर्ट करो, मीन्स उस पर्सन को कन्वर्ट करो अपने कस्टमर के अंदर, वही सेम कन्वर्जन, बट इसमें एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है कि कन्वर्जन लीड टू दी कस्टमर। देन उसको क्या करो, सुपीरियर सपोर्ट प्रोवाइड करो। यहाँ तो हमने रिटेंशन लिखा है, इन्होंने क्या बोला है कि सुपीरियर सपोर्ट प्रोवाइड करो, ताकि वो बार बार आपके ही प्रोडक्ट को रेफर करें, आपके ही प्रोडक्ट को परचेज करें। तो क्वाइट सिमिलर ही है कि आपको क्या पता होना चाहिए, सिर्फ इतना देख लो कि सबसे पहले आप अपनी मार्केटिंग करते हो, यानी कि मार्केट में पहुंचते हो, उसके बाद एक्वायर करते हो, एक्वायर करने के बाद उसे कन्वर्ट करते हो, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो ताकि वो रिटेन रहे एंड लॉयल्टी बिल्ड करें। तो इसको, ये हमारे क्या है, स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को अगर हमें सिंपल पॉइंट्स के बेस पे बताना है तो रीच, एक्विजिशन, कन्वर्जन, रिटेंशन एंड लॉयल्टी। अगर किसी टर्म के बेस पे बताना है तो सबसे पहले मार्केटिंग, देन सेल्स और कस्टमर सर्विसेज। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये साइकिल वर्क करती है। नाउ 5 लेवल ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग की 5 लेवल ऑफ रिलेशनशिप क्या है, तो 5 लेवल्स हैं। जहां भी लेवल्स आ जाते हैं इसका मतलब क्या है, ये स्मॉलेस्ट लेवल है और ये सबसे बेस्ट लार्जेस्ट लेवल है। तो बेसिक मार्केटिंग, रिएक्टिव मार्केटिंग, अकाउंटेबल मार्केटिंग, प्रोएक्टिव मार्केटिंग एंड पार्टनरशिप मार्केटिंग, ये हमारे क्या है, 5 लेवल है। क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। सो बेसिक मार्केटिंग का मतलब क्या है, बहुत बेसिक काम करना, कि सिंपल सेलर को बता दिया, सेलर ने क्या किया, सिंपल अपना प्रोडक्ट बेच दिया, बेचने के बाद उसे कोई लेना देना नहीं है, एक बार उसने दे दिया तो बस दे दिया, उतनी होती है हमारी बेसिक मार्केटिंग की, सिंपल सेल कर देना। देन होती है रिएक्टिव मार्केटिंग, उससे थोड़ा ज़्यादा, कि आपने सेल तो कर दिया एज वेल एज कस्टमर को कन्विंस करके भेजा है कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो वो हमारी क्या होती है, रिएक्टिव मार्केटिंग, जो उससे एक स्टेप बेटर है, कि सबसे पहले बेसिक मार्केटिंग के सिर्फ प्रोडक्ट को क्या करना, सेल कर देना, बेच देना। उसके बाद रिएक्टिव मार्केटिंग, बेचने के साथ साथ कस्टमर को कन्विंस भी करना कि अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फ्रीली हमें बात कर सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। देन हमारी आती है अकाउंटेबल मार्केटिंग। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जब आप ये समझते हो कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अकाउंटेबल मार्केटिंग क्या है, कि जब सेलर जो है वो खुद से कहता है, खुद से अपने कस्टमर को क्या करता है, कॉल करता है और पूछता है कि क्या प्रोडक्ट अच्छे से वर्क कर रहा है, क्या वो आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, सिर्फ बेचा प्रोडक्ट को। फिर हमने क्या किया कि अगर उनको बोला कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थर्ड, अकाउंटेबल का मतलब क्या है, कि हमने उन्हें खुद कॉल किया कि क्या आप अच्छे से क्या वो प्रोडक्ट अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं। देन हमारी होती है प्रोएक्टिव मार्केटिंग, यानी कि अकाउंटेबल से भी एक
स्टेप आगे या फिर एक लेवल ऊपर, जब सेलर क्या करता है, फ्रिक्वेंटली कॉन्टैक्ट करता है। सिर्फ एक बार कॉन्टैक्ट नहीं किया कि क्या आप अच्छे से एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, आप फ्रिक्वेंटली टाइम इंटरवल पे कॉन्टैक्ट करते हो, एज वेल एज उन्हें सजेशंस भी बताते रहते हो, उनसे सजेशंस लेते भी हो कि आगे क्या इंप्रूव किया जा सकता है और किस तरीके से इसे बेटर यूज़ किया जा सकता है। और लास्ट और द बेस्ट लेवल क्या होता है, पार्टनरशिप मार्केटिंग, जिसका मतलब क्या है कि कॉन्टिन्यूसली आप अपने कस्टमर की हेल्प करते हो, लगातार उनकी हेल्प करते हो ताकि परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सके। नाउ अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया कि कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, मीन्स साइकिल क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे हम क्या क्या स्ट्रेटजीज उसके लिए यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या क्या मीन्स वो कैसे किस किस फेज़ के थ्रू आई, 1990s में ये हमारी आई थी और क्या क्या लेवल हैं। नाउ ट्रेंड्स इन मार्केटिंग की आजकल क्या क्या ट्रेंड्स हमारे मार्केटिंग के अंदर फॉलो हो रहे हैं कि किस किस तरीके से मार्केटिंग की जा रही है। तो सबसे पहले सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग का मतलब क्या है कि जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए की जाती है, जो मार्केटिंग हम करते हैं ताकि सोसाइटी इंप्रूव हो जाए, जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सराउंडिंग है, वो इंप्रूव हो जाए, उसके लिए जो की जाती है उसको हम बोलते हैं सोशल मार्केटिंग, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है, सोसाइटी की बेटरमेंट करना, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके, बट ये केस नहीं है सोशल मार्केटिंग के अंदर। सोशल मार्केटिंग किस चीज़ पे फोकस करती है, सोसाइटी के ऊपर, यानी कि सोशल थिंग्स पे फोकस करना, सोसाइटी पे फोकस करना, उनकी बेटरमेंट पे फोकस करना, ऐसे प्रोडक्ट बनाना, ऐसे उन्हें प्रमोट करना, ऐसे उनकी एडवर्टाइजमेंट करना, इस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना जो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए हो, सोसाइटी को इंप्रूव करे, उनकी लिविंग को इंप्रूव करे, दैट इज सोशल मार्केटिंग। इट इज़ डन फॉर द सोशल गोल्स, की क्लियरली सोशल गोल्स के लिए की जा रही है, विच इज़ मेनली डन बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव, इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, तो इसका मतलब ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये हमारी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही ज़्यादातर हमारी सोसाइटी के लिए काम करती है, सोशल मार्केटिंग करती हैं। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही रेयरली क्या करती हैं, कभी कभी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी सोशल मार्केटिंग करती हैं। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, जिनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग का होता है, इसलिए ऐसे बहुत कम केस होते हैं जो सोशल मार्केटिंग कर रही हैं वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो। ज़्यादातर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही क्या करती हैं, सोशल मार्केटिंग करती हैं। और कभी भी कंफ्यूज मत होना, सोशल मार्केटिंग एंड सोसाइटियल मार्केटिंग में दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि सोसाइटियल मार्केटिंग क्या है, जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट जनरेशन है। सोशल मार्केटिंग का मतलब क्या है, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करना, बट प्रॉफिट के एस्पेक्ट को ना सोचना। बट सोसाइटियल मार्केटिंग क्या कहती है, सोसाइटी के लिए वर्क करके प्रॉफिट को अर्न करना, यानी कि ऐसे काम करना जिसके थ्रू सोसाइटी इंप्रूव हो रही है और उन काम से प्रॉफिट को अर्न करना इज सोसाइटियल मार्केटिंग। बट प्रॉफिट को कॉन्सेप्ट को ना देख के सिर्फ सोसाइटी के इंप्रूवमेंट के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करना है इस सोशल मार्केटिंग। सो सोशल मार्केटिंग क्या है, एक ट्रेंड है, यानी कि आजकल जो है सोशल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादातर करती हैं। और ये क्यों की जाती है, इसके अंदर कोई प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, ये फोकस करते हैं कि सोसाइटी का वेलफेयर हो, उनकी बेटरमेंट हो, उनकी इंप्रूवमेंट हो। और ये सोसाइटियल मार्केटिंग से अलग है, क्योंकि सोसाइटियल मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग ही होता है, बट कैसे, सोसाइटी के लिए वर्क करके। देन सेकंड ट्रेंड क्या है, और ये आपके अलग से टॉपिक भी है, तो वो आपका क्या है, ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन का मतलब क्या होता है, जब भी ग्रीन वर्ड आ जाए तो समझ लेना कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली मार्केटिंग भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग दैट ऑफरिंग ब्रांड ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट, इट फोकसेस ऑन द मार्केटिंग ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। तो ग्रीन मार्केटिंग क्या कहती है कि ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाना, ऐसे उनका प्रमोशन करना, ऐसे उसकी मार्केटिंग करना जो हमारी एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना पहुंचाए, जो हमारी एनवायरनमेंट के लिए किया जाए, यानी कि इको फ्रेंडलीनेस पे फोकस करे, वो हमारी क्या होती है, ग्रीन मार्केटिंग। जो हमारी एनवायरनमेंट के, जैसे ट्रीज़ हैं, इन सब के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनकी प्रोटेक्शन पे फोकस करता है, वो हमारी क्या होती है, ग्रीन मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग किस पे, सोसाइटी पे फोकस कर रही थी, उसके वेलफेयर पे फोकस कर रही थी। ग्रीन मार्केटिंग एनवायरनमेंट पे फोकस करती है, एनवायरनमेंट के वेलफेयर पे फोकस करती है, कि ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करना जो हमारी एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं, जो हमारी एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते, उस तरीके की मार्केटिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन मार्केटिंग। तो इसके अंदर क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं, ग्रीन डिज़ाइन, ग्रीन पोजिशनिंग, ग्रीन प्रोसेस, ग्रीन डिस्पोजल, यानी कि प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चर किया जाता है उसे भी ग्रीन वे में ही मैन्युफैक्चर किया जाए, उसका डिज़ाइन ही ग्रीन हो, यानी कि जिस तरीके से प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, उसमें कंप्लीट ग्रीन कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया हो, कोई भी ऐसी प्रोसेस, कोई भी ऐसी
एक्टिविटी इन्वॉल्व ना हो जिसके थ्रू हमारी एनवायरनमेंट हार्म हो रही हो। ग्रीन पोजिशनिंग करना, यानी कि पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है, अपनी एक माइंड, अपने कस्टमर्स के अंदर अपनी एक इमेज क्रिएट करना, उनके माइंड के अंदर अपनी एक इमेज क्रिएट करना। तो ग्रीन पोजिशनिंग क्या होगी, जब एक ऑर्गेनाइजेशन इको फ्रेंडली इमेज क्रिएट करेगी, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम सुन के आपके माइंड में ये आता है कि ये हमारी एनवायरनमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं, ये हमारी एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब अपनी पोजिशनिंग, अपनी ऐसी इमेज क्रिएट करना कि जब भी आपके कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट के बारे में सोचे तो सबसे पहले उनके माइंड में ग्रीन आए, यानी कि ग्रीन का मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस आए। ग्रीन प्रोसेस, जो भी एक्टिविटीज़, जो भी प्रोसेस, जो भी प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सारे ग्रीन होने चाहिए। किसी के भी अंदर ऐसी कोई टर्म नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई वर्क नहीं होना चाहिए जो एनवायरनमेंट को हार्म करता हुआ हो। एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन पे फोकस किया जाना चाहिए। एंड ग्रीन डिस्पोजल, यानी कि आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो जिसके अंदर जैसे हम नॉन प्लास्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं कि वो उसका अगर डिस्पोजल भी होता है, जैसे हमने उस प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया, वाटर बॉटल है, तो अगर वाटर बॉटल तो हमारी प्लास्टिक की होती है तो इसका मतलब उसका ग्रीन डिस्पोजल नहीं है, बिकॉज प्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डिस्पोज नहीं कर सकते। तो ग्रीन डिस्पोजल का मतलब क्या है, इस तरीके के प्रोडक्ट बनाना जिनका काम कंप्लीट होने के बाद, जिनका यूज़ फिनिश होने के बाद जब हम उन्हें डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उन्हें ग्रीन के साथ, यानी कि बिना किसी एनवायरमेंट हैजार्ड के साथ डिस्पोज ऑफ किया जा सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन मार्केटिंग, तो अभी तक हमने क्या देखा कि ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, ग्रीन डिज़ाइन, ग्रीन पोजिशनिंग, ग्रीन प्रोसेस और ग्रीन डिस्पोजल। अब ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रीन मार्केटिंग का, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सबसे पहले हमने बोला था सोशल मार्केटिंग, जिसमें प्रॉफिट अर्न करना कुछ नहीं है, बस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करना है। देन सोसाइटल मार्केटिंग, प्रॉफिट अर्न करना है बाय सोसाइटी के लिए कुछ इंप्रूव्ड काम करके, लेकिन प्रॉफिट अर्न करना है उन्हें। और ऐसे ही हमारी ग्रीन है कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा काम करके ही प्रॉफिट को अर्न करना हमारी क्या होती है, ग्रीन मार्केटिंग। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करते हुए अपनी प्रॉफिट अर्न करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर करना, दैट इज हमारे ग्रीन मार्केटिंग। अब इसमें जो 4 P होते हैं मार्केटिंग के, हमने देखा है ना, मार्केटिंग मिक्स जो होता है उसके अंदर 4 Ps होते हैं। क्या होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये हमारे 4 Ps चारों क्या हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे, क्योंकि ग्रीन मार्केटिंग है तो ये हमारी मार्केटिंग मिक्स भी क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। तो ग्रीन प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि जो बिल्कुल भी एनवायरनमेंट को हार्म ना करे। ग्रीन प्लेस, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि हम बेस्ट सर्व कर रहे हैं अपनी एनवायरनमेंट को, उसका प्राइस भी ग्रीन होना चाहिए। एंड ग्रीन प्रमोशन, ग्रीन प्राइस का मतलब क्या है, जो हमारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं उनके प्राइस थोड़े हाई हो जाते हैं बट कस्टमर्स फिर भी बाय करते हैं, क्योंकि उन्हें काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन फील होती है कि स्टिल बेशक हम 10 रुपये ऊपर दे रहे हैं बट एक्चुअल में हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, ग्रीन मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन चारों क्या होंगे, ग्रीन होंगे। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, यूज़ फ्यूअर रिसोर्सेज एंड यूज़ लेस पॉल्यूशन फ्री, यानी कि बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री प्रोडक्ट बनाना, कंप्लीटली इनटॉक्सिक होना चाहिए, बिल्कुल टॉक्सिक क्रिएट ना करे, कोई पॉल्यूशन क्रिएट ना करे, कम रिसोर्सेज को यूज़ करें ताकि हम क्या कर सके, ग्रीन प्रोडक्ट बना सके। तो ग्रीन प्रोडक्ट कौन सा होता है, जो टॉक्सिक नहीं होता, पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता और कम रिसोर्सेज को यूज़ करता है। ग्रीन प्राइस का मतलब क्या है, कंज्यूमर आर रेडी टू पे प्रीमियम प्राइस ओनली इफ दे गेट प्रीमियम क्वालिटी, कि आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करें और वो क्या करेंगे, हाई प्राइस देने के लिए भी रेडी रहेंगे, क्योंकि उन्हें क्या लगेगा कि वो एनवायरनमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्लेस का मतलब क्या है, डिसाइड अ प्लेस जहाँ पे हमारा ईजिली अवेलेबल हो और एनवायरनमेंट पे कोई इंपैक्ट ना आए। ग्रीन एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है कि अपनी जो एडवर्टाइजमेंट करो उसे एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट कर दो, कि हम सेव ट्रीज पे फोकस कर रहे हैं, हम ट्रीज की प्लांटिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो ताकि आपकी क्या है, ग्रीनरीनेस को इंक्रीज किया जा सके। तो ग्रीन मार्केटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी क्या कर रही है, CSR को फुलफिल कर रही है। सोशल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस हो चुका है, इससे हमेशा टॉपिक आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चंस आते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के अंदर वर्क करती है तो उसकी ड्यूटी बनती है सोसाइटी को भी सर्व करने की, एनवायरनमेंट को भी सर्व करने की, तो वो अपनी क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं ग्रीन मार्केटिंग के थ्रू। उनके एक्सपेंसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं बिकॉज उनकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है, और ये शोकेस कर सकते हैं कि वो क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है प्रोडक्ट है। तो कंपनी अपनी एक इमेज कैसी बना सकती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली इमेज बना सकती है, जिसके थ्रू बेटर कम्युनिकेट कर सकती है, एक अच्छा ब्रांड मैसेज प्रोवाइड कर सकती है कि हम क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंपनी है, इको फ्रेंडली कंपनी है, जिसके थ्रू हमारी क्या होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। एंड सोशली अकाउंटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी कि आप सोशली खुद को अकाउंटेबल समझोगे कि आपका फर्ज बनता है, आपका ऑब्लिगेशन है कि आप सोसाइटी के एनवायरनमेंट के वेलफेयर के बारे में सोचो। तो ये हमारे क्या ऑब्जेक्टिव।
अब कब हम कहेंगे कि ग्रीन मार्केटिंग हो रही है, किन चीज़ों को एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना चाहिए जब हम मानेंगे कि ये ग्रीन मार्केटिंग है? तो उन्हें क्या करना चाहिए, रिसाइकल एंड रिन्यूएबल प्रोडक्शन करनी चाहिए, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जिसे यूज़ करने के बाद रिसाइकल किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है। जो भी एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने में, वो ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए। कोई भी ऐसी एनर्जी यूज़ नहीं करनी चाहिए जो पोल्यूशन क्रिएट करे या फिर जो हमारी रिसोर्सेज को रिड्यूस कर दे और जो हमारी एनवायरमेंट को हार्म करे। तो हमें सोलर एनर्जी, जैसे हीट के लिए हमें सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। रिड्यूस प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड इको फ्रेंडली पैकेजिंग, यानी कि ज़्यादा प्लास्टिक को यूज़ मत करो पैकेजिंग के अंदर, इको फ्रेंडली पैकेजिंग करो और कम से कम पैकेजिंग करो। फॉर एग्जांपल अगर आप पेपर से भी पैकेजिंग कर रहे हो तो वो ईजिली क्या हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है, बट पेपर बनते तो पेड़ से ही है ना, तो इतनी ज़्यादा पैकेजिंग भी मत करो कि इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हो। तो इको फ्रेंडली एज वेल एज रिड्यूस पैकेजिंग करो। कोई भी टॉक्सिक या फिर हार्मफुल मटेरियल यूज़ ही मत करो अपनी कंप्लीट प्रोसेस के अंदर, और ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जो रीयूजेबल हैं, बार बार यूज़ किए जा सकते हैं। तो पहला ट्रेंड हमने देखा था सोशल मार्केटिंग का, देन सोसाइटियल मार्केटिंग का भी ट्रेंड है। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारी होती है ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग के बाद हम देखेंगे ऑनलाइन या इंटरनेट मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग का मतलब क्या है, जब हम अपने इंटरनेट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स के बारे में प्रमोशन करते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं, दैट इज इंटरनेट मार्केटिंग। यानी कि कोई भी मार्केटिंग, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर डिजिटल नेटवर्क, डिजिटली आपके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना ही हमारी क्या होती है, इंटरनेट मार्केटिंग। तो इसके अंदर कैसी कैसी मार्केटिंग आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल, कंटेंट, इन्फ्लुएंसर, वीडियो एंड एफिलिएट मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब क्या है, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म होते हैं, देखो इस मार्केटिंग के क्या क्या नाम है, ऑनलाइन मार्केटिंग भी बोल सकते हो, इंटरनेट मार्केटिंग भी बोल सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग भी बोल सकते हो। तीनों का मतलब सेम है कि जब हम इंटरनेट के यूज के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, मार्केट करते हैं, दैट इज ऑनलाइन मार्केटिंग। सो हमारे इसकी किसके अंदर किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग काफ़ी इजी, आप बहुत अवेयर होगी कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट करके अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना ही सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैसे इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट लेके आना मार्केटिंग करने के लिए, दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसका बेस्ट क्या है कि आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे है, तो आप ईजिली लार्ज ऑडियंस को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग, यानी कि जब आपको ईमेल रिसीव होते होंगे ना, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने फ्लिपकार्ट वगैरह पे अपनी ईमेल प्रोवाइड कर दी तो आपको इतने मैसेजेस आएंगे उनकी तरफ से, तो वो आपकी क्या है, ईमेल मार्केटिंग वो करते हैं। यानी कि जैसे ही नया प्रोडक्ट आता है, डिस्काउंट आता है, वो आप क्या कर सकते हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो विद द यूज़ ऑफ ईमेल। ईमेल का बेस्ट क्या है कि ये ईजी है, बहुत ईजिली किया जा सकता है, क्विक है आप, और ये कन्वीनियंट है। यानी कि ये ना तो आपको ज़्यादा परेशान करती है और ना ही हमारे जो रिसीवर है उसको। कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है ऐसे कंटेंट को क्रिएट करने पे जिससे हमारे जितने भी कस्टमर्स के जो भी डाउट हैं उन सबको क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके। तो कंटेंट मार्केटिंग यानी कि ऐसा कुछ कंटेंट क्रिएट करना, ऐसे व्लॉग्स, ऐसी रीडिंग क्रिएट करना, रीडिंग मटेरियल क्रिएट करना, ऐसा ओरल प्रेजेंटेशन क्रिएट करना जिसके थ्रू आप अपने मार्केटिंग कर सको, जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सको और अपने कस्टमर्स के बीच में जितने भी डाउट हैं उन सबको मीन्स फिनिश कर सको, उन सबके साथ डील कर सको। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मतलब क्या है, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंसर यानी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनके थ्रू आप मार्केटिंग करो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपको मिल जाते हैं जिनका काम क्या होता है, जैसे आपको स्नैपचैट पे इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे, वो सब क्या करते हैं, कई बार वो एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आपको रिकमेंड करते हैं प्रोडक्ट। तो इसका मतलब उस कंपनी ने उन्हें क्या कर रखा है, पैसे दे रखे हैं कि आप अपने चैनल पे हमारी मार्केटिंग करो, तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जैसे यूट्यूब चैनल पे जो जिनका यूट्यूब चैनल होता है वो भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं। उन्हें एक कंपनी अपने सामान भेज देती है, अपना प्रोडक्ट भेजती है और वो अपने चैनल पे उसके बारे में रिव्यू प्रोवाइड करते हैं, सो दैट वो उनके थ्रू इनडायरेक्टली अपनी मार्केटिंग कर सकें। वीडियो मार्केटिंग का मतलब क्या है, जैसे एडवर्टाइजमेंट होती है जिसके अंदर आप वीडियो दिखाते हो, विजुअल एड्स के थ्रू मार्केटिंग करना, यूट्यूब वीडियोस हो सकती हैं, एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, अपनी मार्केटिंग कर रहे हो, दैट इज वीडियो मार्केटिंग। एंड एफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि किसी एक पर्सन के साथ एसोसिएट करके, ये ज़्यादातर कब किया जाता है, जब आप सेलिब्रिटीज़ के साथ एसोसिएट करते हो। जैसे ब्रांड एंडोर्समेंट होती है ना, वो इसी चीज़ के अंदर आता है कि आप क्या कर रहे हो, आपने ब्रांड एम्बेसडर्स बना दिए, आपने विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, शाहरुख खान को बना दिया, आपने अमिताभ बच्चन को बना दिया, तो आप क्या कर रहे हो, उन पर्सन के साथ अपने उसको एफिलिएट कर देते हो, जोड़ देते हो और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। तो ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, डिस्क्राइब किया जा सकता है कि ऐसे एफर्ट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन करती है जिसके थ्रू वो क्या कर रही है, इंटरनेट का यूज करके, कम्युनिकेशन का यूज करके अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, दैट इज ऑनलाइन मार्केटिंग। अब ऑनलाइन मार्केटिंग करने के क्या बेनिफिट है, फिजिकल मार्केटिंग से ज़्यादा बेटर ऑनलाइन मार्केटिंग अब क्यों मानी जाती है, क्योंकि हमें इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है।
हर कोई इंटरनेट को यूज़ कर रहा है, हर कोई इंटरनेट से एक्सेसेस है, तो उसका क्या है इंस्टेंट रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। बहुत जल्दी वो क्या करेगी, क्विकली वो स्प्रेड हो जाती है। कोई ऐड आती है तो बहुत जल्दी उसके व्यूज़ आ जाते हैं, बहुत जल्दी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन फैल जाती है, तो हमें इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलने लग जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अगर ऑनलाइन कोई क्वेश्चन डाला, ऑनलाइन आपने कोई ऐसे क्वेश्चन डाले जिसमें आप कस्टमर से या फिर पीपल से फिल कराना चाहते हो कि किस तरीके के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उनसे आप सेटिस्फाई हो या नहीं, कहाँ वीकनेसेस है, तो बहुत जल्दी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि ऑनलाइन आपके बहुत से ऐसे लोग होंगे जो फिल कर देंगे। फिजिकली वो क्या सोचते हैं कि कहीं जाके फिल करना पड़ेगा, तो वो उस चीज़ को डिले करते हैं। बट अगर ऑनलाइन उन्हें अवेलेबल होता है तो वो उनके लिए कन्वीनियंट होता है और वो फिल कर देते हैं। पर्सनलाइज मार्केटिंग है, बिकॉज 1 to 1 होगी, हर एक पर्सन अपने अपने फ़ोन में देख सकेगा, अपने अपने टीवी में देख सकेगा, तो उनके लिए पर्सनलाइज होती है। एक्सेसिबिलिटी यानी कि इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी हर जगह है, तो ईजिली एक्सेसिबल है, हर जगह आप क्या कर सकते हो, अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। एंड कॉस्ट एफिशिएंट है कि पहले इंटरनेट बहुत कॉस्टली होता था, बट अब वो उतना कॉस्टली नहीं रहा क्योंकि उसकी एक्सेस बढ़ चुकी है, हर उसके यूज़र बढ़ चुके हैं, तो कॉस्ट एफिशिएंट भी है, उतना पैसा आपको नहीं लगाना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल कि एक ऑर्गेनाइजेशन है ए, उसके पास 2 ऑप्शन है 1 and 2। एक तो वो क्या करे, ऑनलाइन अपनी ऐड निकाल दे, इसके थ्रू मार्केटिंग करे। एक वो क्या करे, अपने अलग अलग सेल्स फोर्स में पर्सन्स को अपॉइंट करे, उसे अलग अलग जोग्राफिकल एरिया पे भेजे, वो अलग अलग जाके लोगों को अवेयर करे। तो यहाँ टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, और ये क्या हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर भी कर पाएगा। इसमें तो लिमिटेड पर्सन ही कवर कर पाएंगे, तो हमारे लिए हमेशा ऑनलाइन मार्केटिंग अब ज़्यादा बेटर समझी जाती है। बट ऑनलाइन मार्केटिंग की कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि कंप्लीटली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, बिना टेक्नोलॉजी कि हम ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं कर सकते। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी आती है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो तो जितना ज़्यादा डाटा आएगा उसे अच्छे से मैनेज करना, एक्सेल पे शीट बनाना, ये सब उसके अंदर कॉस्ट आती है। एंड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशू, बिकॉज हैकिंग, क्रैकिंग ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैकर्स हैं, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी को मेंटेन करने का एक इशू रहता है। 3 प्रिंसिपल्स जब भी आप डिजिटल या ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो उसमें फॉलो करने चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को। वो क्या है, इनिशिएट, इंटीग्रेट एंड इटरेट। इसका मतलब क्या है, इनिशिएट का मतलब क्या है कि क्लियर हो, जो भी आप ऑनलाइन मैसेज देना चाहते हो वो क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ताकि जो भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस है वो उसे ईजिली समझ सके। इंटीग्रेट का मतलब क्या है, बी फाउंड, यानी कि आप ईजिली अवेलेबल होने चाहिए। अगर आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट बनाई है तो ऐसी साइट्स पे अपनी एडवर्टाइजमेंट डालो, ऐसे चैनल्स पे अपनी एडवर्टाइजमेंट डालो कि ईजिली लोग उनको देख सकें। ऐसी बिग वेबसाइट्स पे अपनी क्या करनी चाहिए, आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड इटरेट का मतलब क्या है, रिपीटेड करो। एक बार एडवर्टाइजमेंट देने से कुछ नहीं होता, उसे अगर आप मेमोरेबल रखना चाहते हो तो रिपीट एडवर्टाइजमेंट आपको करनी चाहिए ऑनलाइन पे। तो इनिशिएट का मतलब क्या, आप क्लियर होने चाहिए, आपका क्या कॉन्सेप्ट है। इंटीग्रेट का मतलब लोग आपको इजिली एक्सेस कर सकें, एंड इटरेट आप रिपीटिवली करो ताकि आप मेमोरेबल रहो। नाउ प्रोसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग की क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आप रिसर्च करते हो कि आपको किस तरीके की ऐड बनानी है, कौन सी ऐड ज़्यादा तरीके से देखी जाती है, किस तरीके की ट्यून को लोग पसंद करते हैं, किस तरीके के कॉन्सेप्ट को लोग पसंद करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करके फाइनली अपनी एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करो, अपने मैसेज को क्रिएट करो जो आप डिलीवर करना चाहते हो। देन उसको ऑनलाइन प्रमोट करो, यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म है, एफिलिएट पे, और जो भी हमारे सोशल मीडिया के अलावा वीडियो है, इन सब जगह पे आप क्या करो, अपने उस ऐड को डाल दो, अपने उस मैसेज को डालो। फिर एनालाइज करो कि कहाँ कमी रह गई, क्या हमने जितना सोचा था उतनी ऑडियंस को हम कवर कर पाए या नहीं, क्या हमारे कस्टमर इंक्रीज हुए या नहीं, और जो कमी रही उसे फुलफिल करके ऑप्टिमाइज बेस्ट रिजल्ट उससे लेके आओ। तो सबसे पहले रिसर्च करके क्रिएट करो, क्रिएट करके एक्चुअली प्रमोट कर दो, यानी कि उसे एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करने के बाद एनालाइज करो कि क्या वो अच्छे से वर्क किया या नहीं किया, और फिर उसे ऑप्टिमाइज करो, यानी कि उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। 4P ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सेम 4P होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। यही 4P होते हैं इसके भी, बट इनके नेम हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस में ये मिलते हैं तो कंफ्यूज मत होना। प्रोडक्ट को हम प्रेजेंटेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि हम फिजिकली कुछ नहीं कर रहे, एडवर्टाइजमेंट करें तो एक तरीके की प्रेजेंटेशन है। प्रीमाइस को हम प्राइस, पर्सनलाइजेशन होता है यानी कि प्रमोशन करें लेकिन उनके साथ 1 to 1 डील कर रहे हैं, हर एक को अपने अपने फ़ोन पे मिल रही है, तो पर्सनलाइजेशन। एंड प्रेजेंस यानी कि प्लेस, उनका प्लेस क्या है, ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म, कोई भी वेबसाइट हो सकती है, कोई चैनल हो सकता है, कोई भी और प्लेटफॉर्म हो सकता है, अदर साइट हो सकती है, तो वो हमारे क्या उनकी प्लेस होते हैं। तो प्रेजेंटेशन, प्रीमाइस, पर्सनलाइजेशन एंड प्रेजेंस ही हमारे क्या है 4P ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो सोशल मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग। नाउ रूरल मार्केटिंग इज क्या है, इज बेसिकली डन इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज क्या होते हैं, जैसे विलेजेस हैं। अर्बन एरियाज जो सिटीज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं। बट रूरल एरिया जो अभी उतने डेवलप नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, रूरल एरियाज, जो विलेजेस को ही ज़्यादातर कंसिडर किया जाता है। इंडिया में रूरल एरिया विलेजेस के लिए ही यूज़ किया जाता है। इट इज़ बेसिकली डन फॉर द रूरल पीपल।
तो रूरल मार्केटिंग क्या है, जो लोग विलेजेस में रहते हैं, विलेजेस में जो पीपल रहते हैं उनके लिए जो मार्केटिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं रूरल मार्केटिंग, सो दैट हम उन्हें एनकरेज कर सके। जो लोग गाँव में रहते हैं उनको हम एनकरेज कर सकते हैं, रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उनको एनकरेज करना कि वो अच्छे से डिमांड करें, अच्छे से अपनी परचेजिंग पावर का यूज़ करें, दैट इज़ रूरल मार्केटिंग। अब रूरल मार्केटिंग की क्यों जाती है, क्योंकि बहुत लार्ज पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन रूरल मार्केटिंग पे फोकस करेगी तो जो रूरल एरिया के लोग हैं उन्हें अपना कस्टमर बना लेगी, जिसके थ्रू आपका क्या होगा, कस्टमर बेस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो वो लार्ज पॉपुलेशन है तो वो अट्रैक्ट करती है कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें कस्टमर्स बनाया जा सकता है, इसीलिए रूरल मार्केटिंग पे क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। इंक्रीज इनकम, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप रूरल मार्केटिंग में जाओगे तो रूरल एरिया के लोगों को आप अवेयर कर रहे हो कि किस तरीके से बाइंग करनी चाहिए, किस तरीके से परचेजिंग पावर को यूज़ करना चाहिए, और उन्हें एनकरेज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, तो आपके कस्टमर्स इंक्रीज होंगे, कस्टमर्स इंक्रीज होंगे तो आपकी इनकम एंड प्रॉफिट इंक्रीज होगा। कंपटीशन इन अर्बन मार्केट, बिकॉज अर्बन मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन सोचती हैं कि यहाँ इतनी ज़्यादा फर्म है जो सर्व करिए, क्यों ना हम रूरल में चले जाएं, क्योंकि लोग तो वहाँ भी हैं, परचेज तो वहाँ भी करेंगे, तो हम रूरल को सर्व कर लेते हैं, वहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है, हमें इजीली कस्टमर मिल जाएंगे, तो इसीलिए भी रूरल मार्केटिंग की जाती है। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जो रूरल एरिया है वो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर उनका इंप्रूव हो रहा है, धीरे धीरे वो भी डेवलप हो रहे हैं, गवर्नमेंट उन पर भी वर्क कर रही है, तो क्योंकि वो थोड़े इंप्रूव हो चुके हैं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन सोचते हैं कि सिर्फ अर्बन पे क्यों फोकस करना, रूरल पे भी फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को गेन करो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी अट्रैक्ट करती है रूरल मार्केटिंग को, और उनको सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस रूरल एरिया में वर्क करती हैं, जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन रूरल एरिया में कंडक्ट करती हैं उनको क्या है, सब्सिडी मिल जाती है, टैक्स में बेनिफिट मिल जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि रूरल एरिया भी डेवलप हो, तो उन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं कुछ ऐसे सेशंस कि हम क्या करते हैं कि अगर हम रूरल एरिया में अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे या फिर वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप करेंगे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, जिसके थ्रू रूरल मार्केटिंग हमें एनकरेज होती है। 4 A's ऑफ रूरल मार्केटिंग, यानी कि ये 4 A हमें फॉलो करने चाहिए रूरल मार्केटिंग के अंदर। सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी, कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि जो रूरल पीपल हैं वो उसे अफोर्ड कर सकें, उसे खरीद सकें, वो उनकी इनकम के अंदर होना चाहिए। अवेयरनेस, सबसे पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा कि हमारा ऐसा प्रोडक्ट होता है, तो उन्हें एजुकेट करो, अवेयर करो अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। अवेलेबिलिटी, अगर मान लो आपने उन्हें अवेयर कर लिया, फिर उनके लिए वो अफोर्डेबल भी है कि वो अपनी इनकम के साथ उसे क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, तो उसकी अवेलेबिलिटी भी इंश्योर करो कि जितने लोग परचेज करना चाहते हैं उन सबको आप क्या कर सको, अवेलेबल करा सको। एंड देन एक्सेप्टेबिलिटी, कि वो उसे एक्सेप्ट भी करते हो। फॉर एग्जाम्पल जो भी आप प्रोडक्ट लेके आए हो वो रूरल नॉर्म्स के, रूरल एथिक्स के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। तो नेक्स्ट ट्रेंड हमारा क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग। बहुत से ट्रेंड हम देख चुके हैं, जैसे सोशल है, सोसाइटियल है, ग्रीन है, रूरल है, ऑनलाइन है। अब हमारा है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग द इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या किया, एक एजेंट अपॉइंट कर लिया और वो क्या करता है, उनके बिहाफ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और वो कस्टमर्स के पास पहुंच रही है। तो ये हमारी क्या है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग है। सोशल मीडिया के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू वो एजेंट क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। बट डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब क्या है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी मीडिएटर के सीधा अपने कस्टमर के साथ डील करती है, कम्युनिकेट करती है, इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करती है बिना किसी इंटरमीडियरी के, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। ऑल प्रमोशनल इन्फॉर्मेशन इज डायरेक्टली कन्वे टू द कस्टमर, कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी प्रमोशन उन्हें करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करनी है, डायरेक्टली कस्टमर को ही प्रोवाइड की जाएगी, बीच में किसी को यूज़ नहीं किया जाएगा। दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। और डायरेक्ट मार्केटिंग हम पर्सनल सेलिंग के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं। जैसे जो आपको ऑनलाइन मार्केटिंग मिलती है तो जो कंपनी क्या करती है, सीधा आपके साथ डील करती है। अब ऑनलाइन मैसेज भेजने के लिए उन्हें अलग से एजेंट बुक करने की क्या जरूरत है, मैसेज तो सेंड करने हैं। वो ऑनलाइन मार्केटिंग में भी डायरेक्ट मार्केटिंग होती है। एंड पर्सनल सेलिंग में क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन खुद के ही कुछ सेल्स पर्सन्स को अपने कस्टमर के पास भेजती है और वो उन्हें सेल्स करते हैं। तो वो भी हमारी क्या होती है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी हमारी क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग है। अगर एक कंपनी डायरेक्टली अपने कस्टमर्स के साथ डील कर रही है तो उसकी क्या एडवांटेजेस होंगी, कि लॉयल्टी बिल्ड होगी, क्योंकि कस्टमर्स को लगेगा कि वो डायरेक्टली कस्टमर्स अपनी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। उन्हें कोई भी इशू होंगे तो डायरेक्टली कस्टमर्स के पास जो भी उन्हें इशू है, कस्टमर डायरेक्टली कंपनी से डील कर सकेंगे, बीच में इंटरमीडियरी नहीं होगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लॉयल्टी बिल्ड होगी, अच्छे कस्टमर्स के साथ रिलेशन होंगे, कॉस्ट बच जाएगी, क्योंकि अगर बीच में 3 और इंटरमीडियरी होती और फिर कस्टमर तक पहुंचता तो ये भी तो पैसे लेते, ये भी तो कमीशन लेते, तो वो कॉस्ट सेव हो जाएगी, टाइम सेव हो जाएगा। डायरेक्टली डील कर रहे हैं, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है, तो फास्ट कम्युनिकेशन होगा,
सेल्स हमारी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इकट्ठा हम बहुत से कस्टमर्स को डील कर पाएंगे। बजट ऑप्टिमाइजेशन होगी, बेटर बजट होगा, अफोर्डेबिलिटी होगी क्योंकि कॉस्ट कम है तो प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफोर्ड कर सकेंगे और आपको आइडियल कस्टमर्स आपके मिल जाएंगे। नाउ ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अगर हमने ग्रीन मार्केटिंग डिस्कस किया तो ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन फेक ग्रीन मार्केटिंग करती है उसको हम बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। यानी कि वो दिखा तो ये रही है कि वो एनवायरमेंट के बारे में बहुत कंसर्न है, सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोच रही है, बट एक्चुअल में वो नहीं है, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट को अर्न करने पे सोच रही है, बस अपनी कॉस्ट को कम करने पे सोच रही है। दैट इज ग्रीन वॉशिंग, यानी कि वॉश करना, आपकी एक काइंड ऑफ ब्लाइंड फोल्ड कर देना। इट इज अ फोर्स ग्रीन मार्केटिंग, इट अकर्स व्हेन कंपनी क्लेम टू हैव प्रोडक्ट एंड प्रोसेस दैट आर ग्रीन बट एक्चुअली नॉट मेड सस्टेनेबल। यानी कि कंपनी क्लेम करती है, दावा करती है कि उनके प्रोडक्ट क्या है, ग्रीन प्रोडक्ट है, उनकी प्रोसेस ग्रीन है, उनका प्रमोशन ग्रीन है, बट एक्चुअल में वो नहीं है, वो हमें सिर्फ डिसीव कर रही है, धोखा दे रही है, सच में ऐसा नहीं है, बस अपनी कॉस्ट को और अपनी इमेज को अच्छा बनाने के लिए वो क्या करती है, ऐसा बोल रही है, तो वो क्या होती है, ग्रीन वॉशिंग। नाउ कुछ और मार्केटिंग के ट्रेंड्स क्या हैं, ग्लोबल मार्केटिंग एंड इवेंट मार्केटिंग। ग्लोबल मार्केटिंग का मतलब क्या है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है इंटरनेशनल लेवल पे एक से ज़्यादा कंट्रीज में, दैट इज़ ग्लोबल मार्केटिंग। और जब किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की मार्केटिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं इवेंट मार्केटिंग। इट इज़ अ काइंड ऑफ मार्केटिंग इन विच अ पर्टिकुलर इवेंट इज प्रमोटेड। फॉर एग्जाम्पल IPL है, उसके ऐड देखते हो तो सिर्फ IPL को प्रमोट किया जा रहा है, वो है हमारी IPL की मार्केटिंग। ऐसे ही हम वर्ल्ड कप की देखते हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, वर्ल्ड कप की मार्केटिंग। तो एक पर्टिकुलर इवेंट को हम जब करते हैं वो हमारी क्या होती है, इवेंट मार्केटिंग। और वो क्यों की जाती है, ताकि पार्टिसिपेशन को, अटेंडेंस को आप एनहांस कर सको। आपकी IPL की मार्केटिंग क्यों होती है, ताकि ऑनलाइन जो व्यूवर्स हैं वो इंक्रीज हो सके, ऑडियंस देखने आए, सो दैट पैसे अर्न किए जा सकें। तो सेमिनार है, कॉन्फ्रेंसेस हैं, IPL है, ऐसे जो इवेंट होते हैं उनकी मार्केटिंग जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इवेंट मार्केटिंग। एक हमारा क्या है, कंटेंट मार्केटिंग, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बट फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कंटेंट मार्केटिंग क्या है, दैट अलाउ मार्केटिंग टीम्स टू बी प्रोएक्टिव इन आंसरिंग देयर यूजर्स क्वेश्चन। यानी कि ऐसे कंटेंट को क्रिएट करना जो भी यूजर्स के क्वेश्चन हैं, डाउट हैं, उनको सोल्व करेंगे, दैट इज कंटेंट मार्केटिंग। सो मार्केटिंग टीम्स बनाई जाती हैं जो इस तरीके का कंटेंट, इस तरीके की वीडियो ऑडियो क्रिएट करती हैं जिसके थ्रू जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सोल्व किया जाता है, उनके साथ डिस्कस किया जाता है, दैट इज कंटेंट मार्केटिंग। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज mention in comment section and don't forget to like, subscribe एंड शेयर माई चैनल। जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर करें, उनके साथ प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।